सुनो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर से स्टार्ट किया था। कहाँ पर दिया हुआ है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में देखी थी। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? वैसे फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है, मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ध्यान रहेगा। फिर हम लोगों ने कुछ आर्टिकल से भी डील किया था। वैसे टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? पहले 7 थे, आज कितने? 6 बचे हुए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया? एबॉलिश करके उसको एक लीगल राइट बना दिया। लाओ इधर दिखाओ रिमोट मुझे, ये समझ में आया था? फिर उसके बाद हमने आगे क्या किया था बताओ? उसके बाद फिर हम लोगों ने राइट टू इक्वालिटी, जो फर्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट था, वहां से स्टार्ट किया था। राइट, तो राइट टू इक्वालिटी पहले तो हमने देखा था आर्टिकल नंबर 12, फिर आर्टिकल नंबर 13। 12 किसके बारे में बात करता था? डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता। 13 क्या देता था? फंडामेंटल राइट्स को एक ट्रांसेंडेंटल पोजीशन प्रोवाइड कर देता था कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को लेने की कोशिश करेगा तो वो क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड, जिसके कारण फंडामेंटल राइट्स आर ओवर एंड अबव द अदर लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखा था। फिर उसके बाद हमने आर्टिकल 14 देखा था, फिर आर्टिकल 15 भी देखा था कि 14 पे बस कर दिया था। हाँ, तो 12, 13, 14 देखा था हम लोगों ने और वो सारी चीज़ों को डील किया था। तो फिर आज हम लोग कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? आर्टिकल नंबर 15 के साथ डील करेंगे। अभी तक जो भी किया था उसमें किसी को कोई भी डाउट है? 14 में डाउट है? 14 में कितने पार्ट्स थे? 2 पार्ट्स थे। कौन कौन से? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है? हाँ, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ स्टेट, तो ये क्या था? दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरे का मतलब क्या था? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब दो लोगों को इक्वल कब मानेंगे? जब वो इक्वली सिचुएटेड पोजीशन पे होंगे तब। अगर दो अलग अलग सिचुएटेड लोगों को एक मान लिया तो अपने आप में क्या हो जाएगा? इनजस्टिस हो जाएगा, ध्यान रहेगा। अब यहां पर एक कंसेप्ट और है जो मैं आप लोगों को बता नहीं पाया था, वो अभी बता देता हूं। देखो, 2 चीजें हैं, एक होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या होती है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब देखना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबको पता है क्योंकि ज्यादातर फीचर हमने क्या किए? इधर उधर से बोरो किए। सो पहले हमारे यहाँ क्या चलता था? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये हमने कहां से लिया था? तो वी हैव टेकन दिस फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से लिया था हमने ये? वी हैव टेकन दिस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी लॉ बना हुआ है। अब लॉ बनाने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का। अब अगर पार्लियामेंट ने लॉ जो बना दिया है वही सही है, कोर्ट कोई भी डिसीजन वगैरह देते हैं किसके बेसिस पे देते हैं? लॉ के बेसिस पे। लेकिन लॉ को बनाता कौन है? लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया है जो अत्याचारी है, लेकिन अगर कोई ने उसको वायलेट कर दिया तो फिर तो कोर्ट को पनिशमेंट देना पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट किसको मानती है? लॉ को। सो विच इज सुप्रीम? तो हम बोल सकते हैं लॉ इज सुप्रीम, है ना। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मानना भी पड़ेगा। क्या वो ये देखेगी क्या कि लॉ के पीछे का इंटेंशन क्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो क्या फॉलो करना है? केवल और केवल लॉ। तो पहले हमारे यहाँ क्या चलता था? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये हमने कहां से लिया था? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। और लॉ बनाने का हमारे यहाँ काम कौन करता? दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब लॉ भले ही कैसा भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके पीछे का इंटेंशन देखेंगे ना। वो बस देखेंगे कि लॉ के अकॉर्डिंग आदमी सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसको पनिशमेंट देंगे, सही है तो उसको बरी कर देंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं यार, ये चीजें हमको मंजूर नहीं है। अब हम क्या देखेंगे? साथ साथ इंटेंशन भी देखेंगे। सो नाउ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जगह क्या आ गया हमारे यहाँ पर? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब क्या आ गया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है? ये कहां से लिया वैसे हमने? वी हैव टेकन दिस फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने कहां से कॉपी किया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बोलता है कि हम सिर्फ लॉ को ही नहीं देखेंगे, लॉ के पीछे का इंटेंशन को भी देखेंगे कि लॉ के पीछे का इंटेंशन क्या था, और लॉ सही है गलत है उसके बाद जुडिशरी डिसाइड करेगा। हो सकता है वो ये बोल दे कि नहीं भाई लॉ ही गलत है, बोल सकती है जुडिशरी ये चीज, तो हाँ। और अगर बोल दिया जुडिशरी ने, वंस जुडिशरी सेड दैट लॉ में कुछ ना कुछ गलती है, तो वो लॉ चेंज हो जाएगा और जो जुडिशरी ने बताया वो लॉ बन जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर देखा जाए तो एक टसल भी उठ पाती है किसके बीच में? बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। क्यों? क्योंकि अब जुडिशरी भी क्या बनाना शुरू कर रहा है? धीरे धीरे लॉस को बनाना शुरू कर रहा है। बट लॉ बनाना किसका काम है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का। लेकिन अब लॉ कौन डिसाइड कर रहा है? जुडिशरी। इवन जुडिशरी सिर्फ लॉ ही नहीं बना रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाना शुरू कर रहा है। जैसे राइट टू एजुकेशन, ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये क्या पार्लियामेंट ने बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। राइट टू लाइवलीहुड, ये क्या पार्लियामेंट ने बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। और सुप्रीम कोर्ट ने बनाया तो बनाया, प्लस उसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी जोड़ दिया।
तो क्या उसने अंडर आर्टिकल 368 वाली प्रोसेस को फॉलो किया? नहीं किया, क्योंकि वो तो ये प्रोसेस फॉलो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रोसेस तो कहां फॉलो होगी? पार्लियामेंट में फॉलो होगी। मेजोरिटी वगैरह कहां लगती है? पार्लियामेंट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट इसको एक नाम देता है, वो बोलता है दिस इज जुडिशियल, क्या बोलता है? एक्टिविज्म। क्या बोलता है उसको? दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जुडिशरी इज नाउ एक्टिव, जुडिशरी इज प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉज एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडी एक और वर्ड आता है, तो जुडिशरी क्या बोलता है कि ये सारे जो हम काम कर रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। एक और वर्ड होता है, लेकिन हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल ओवर रीच। एक और वर्ड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवर रीच। इसका मतलब क्या है भाई? फॉर एग्जाम्पल, क्या जरूरी है हर चीज के लिए लॉ जुडिशरी बनाए? लॉ बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का। लेकिन अगर जुडिशरी हर मैटर में खुद से लॉ बनाने लग जाएगी तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? सो कुछ लोग उसको जुडिशरी बोलते हैं दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म, लेकिन कुछ लोग उसको बोलते हैं दिस इज जुडिशरी ओवर रीच, कि जो भी उसका ज्यूरिसडिक्शन है वो उससे बाहर जाके काम कर रही है। लॉ मेकिंग का काम किसको दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर जुडिशरी ये काम कर रही देन दैट इज रॉन्ग, तो वो लोग उसको क्या बोलते हैं? दिस इज जुडिशियल ओवर रीच। इजी है। और जुडिशरी ने या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ऐसा थोड़ा बहुत नहीं किया, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उन्होंने निकाली तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी दी हुई थी? बट नाउ इट इज वेरी वेल एक्सेप्टेड नाउअडेज, बोल सकते हैं। तो ये क्या किया जुडिशरी ने? कई बार ओवर रीच भी करी, लेकिन उसकी जरूरत क्यों आना पड़ी? क्योंकि कई बार पार्लियामेंट ने ऐसे लॉज भी बनाए जिसके कारण जुडिशरी को क्या करना पड़ा? एक्टिविज्म या फिर ओवर रीच। तो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर रीच का मतलब भी समझ में आ गया। जैसे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया एट्रोसिटीज एक्ट, है ना, एट्रोसिटीज के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट बनाई। फॉर एग्जांपल, किसी ने किसी को कुछ बोला तो उसने क्या बोला? पार्लियामेंट ने तो ये देखो, पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? सबसे पहले ध्यान रखो, कौन बैठते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेटिव्स। वो किसके थ्रू चुने जाते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कौन वोट करते हैं? वोटर्स। सो वो हमेशा जनता को खुश रखना चाहते हैं, वो कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जिससे जनता नाराज हो जाए, बोल सकते हैं हम लोग। उन्होंने लॉ बनाया कि अगर किसी ने किसी को, स्पेशली SC ST को कुछ भी बोला तो डायरेक्ट पहले क्या होगी? अरेस्टिंग। केस वेस कुछ नहीं होगा। देखो, दो चीजें रहती है, कोर्ट हमेशा मान के चलती है कि पर्सन इज इनोसेंट, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता तब तक पर्सन क्या है? इनोसेंट है। लेकिन SC ST के केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या कोई भी लोअर कोर्ट्स वो ये मान के चलती कि पर्सन क्या है? गिल्टी है, जब तक वो प्रूफ ना कर दे कि वो इनोसेंट है। तो दैट इज रॉन्ग ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में पहले बोला भी था कि भाई ये जो डायरेक्ट अरेस्टिंग हो जाती है दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें क्या हो जाते हैं? बहुत सारे फॉल्स केसेस भी आने लग गए थे। बड़ा इजी है, 2000-5000 रुपए देके आपको जिसको अंदर कराना उस पर SC ST एक्ट लगा दो। यू ऑल नो दिस वेरी वेल। यही चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई क्या होगा? अरेस्टिंग नहीं होगी। सो दिस इज पार्ट ऑफ अगेन जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जुडिशरी ने अब क्या करा? लॉ को चेंज कर दिया कि डायरेक्ट अरेस्टिंग नहीं होगी। फिर बाद में पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया, बोले नहीं अरेस्टिंग तो अभी भी डायरेक्ट होगी, क्योंकि चुनावी साल था तो अरेस्टिंग डायरेक्ट होगी। फिर जुडिशरी से टसल शुरू हुआ, जुडिशरी फिर उसको बदल दी, तो पार्लियामेंट ने बोला चलो ठीक है अरेस्टिंग होगी नॉर्मल केसेस में, लेकिन अगर कोई बहुत हाई फाई केस है तो फिर उसमें पहले किसकी परमिशन लगेगी हमको? तो हाई कोर्ट के जज की। पर अब इसमें एक चीज और हुई कि बड़े लोग तो बच जाएंगे अब SC ST एक्ट के केस से, बोल सकते हैं, स्पेशली नेता लोग, लेकिन आम जनता आज भी बच पाई क्या? वो तो तब भी डायरेक्ट गिरफ्तार होगी। क्योंकि क्या तुमको लगता है हाईकोर्ट का जज ये सब केसेस को एंटरटेन करेगा? हाँ, लेकिन अगर किसी प्रधानमंत्री मोदी जैसे आदमी की बात है, हो सकता है उनपे भी कोई केस कर दे, राहुल गांधी की बात है उनपे भी कोई केस कर दे, तो फिर वो तो बच जाएंगे, बोलेंगे भाई कोर्ट ने, जज ने मना कर दिया कि अरेस्टिंग मत करो, तो अरेस्टिंग होगी क्या? नहीं। सो इससे तो और उन लोगों को इम्यूनिटी मिल गई। सो जुडिशियल एक्टिविज्म, ओवर रीच आपस में क्या करते रहते हैं? कन्फ्लिक्ट में चलते रहते हैं। हम लोगों को समझना तो क्या था? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये कहां पर दिया हुआ? आर्टिकल 14 का ही कहीं ना कहीं पार्ट है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब समझ में आइए कहां से लिया था हमने? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहां से लिया था हमने? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ईजी था ये सारी चीजें। तो हम लोगों ने आर्टिकल 14 को कंप्लीट कर लिया था ऑलरेडी, है ना। एवी डाइसी के प्रिंसिपल भी देखे थे, है ना। उसने रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया था, उसमें से 3 चीजें थी, जिसमें से पहली वाली चीज हमने कहां से ली थी? एवी डाइसीज के प्रिंसिपल में। और वो कौन थे? ही वॉज अ ब्रिटिश ज्यूरिस्ट। ये सारी चीजें देख ली थी एवी डाइसी, उनके 3 प्रिंसिपल भी देखे थे हमने, है ना। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, कि कोई भी मतलब कौन लॉ सुप्रीम रहेगा? एक सेकेंड, सुप्रीम कौन रहेगा? लॉ इज सुप्रीम। किसी की मनमानी चलेगी क्या? आर्बिट्रेरी पावर चलेगा क्या? किसका राज चलेगा? लॉ का राज। दूसरा क्या लिखा था? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यही हमने देखा था। नो वन इज अबव द लॉ, मींस ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन हमने एक और पार्ट भी जोड़ा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और साथ साथ जोड़ा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ध्यान रहेगा। तो ये हमने तीनों चीजों को ऑलरेडी समझ लिया था। फिर कुछ हमने आर्टिकल 14 में एक्सेप्शंस भी देखे थे इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या सब इक्वल हैं लॉ की नजरों में? आंसर इज यस। लेकिन यहाँ पर कुछ क्या दिए हुए हैं?
एक्सेप्शंस लाइक प्रेसिडेंट इक्वल है क्या, लॉ की नजरों में आंसर इज नो। गवर्नर इक्वल है क्या, आंसर इज नो। विजिटिंग हेड्स ऑफ द स्टेट फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप या क्या है अभी यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, अगर वो आते हैं तो क्या आप उनको अरेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है एक्सेप्शन है इक्वलिटी बिफोर लॉ में। लेकिन ध्यान रखना वो सिर्फ किस केस में एक्सेप्शनल है, क्रिमिनल केसेस में। ध्यान रहेगा अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट सिविल केस है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स चोरी करने का केस है, तो फिर उनको प्रोटेक्शन मिलेगा क्या, नहीं। लेकिन क्रिमिनल केसेस में प्रोटेक्शन मिलेगा, आंसर इज यस। ईजी है। फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह को भी क्या मिल जाती है, इम्यूनिटी मिल जाती है। ईजी था ये। आर्टिकल 14 के बाद कल हम लोगों को क्या करना था, उसके बाद आर्टिकल नंबर 15 यही देखा था हम लोगों ने। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, इसका टेक्स्ट क्या बोलता है, आर्टिकल 15 इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन से आप लोग क्या समझते हो, व्हाट इज दिस डिस्क्रिमिनेशन। देखना एक होता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब क्या होता है बताओ। नहीं बिल्कुल, किसी के लिए आपने प्री डिटरमाइंड परसेप्शन, फॉर एग्जांपल वुमेन्स आर वीक ये बोल सकते हैं, या गर्ल इज अ लायबिलिटी, है ना, बोलते ना माय गोट इज एन एसेट बट गर्ल इज अ लायबिलिटी, बोले बकरी भी मेरी संपत्ति है लेकिन गर्लफ्रेंड क्या है, बोझ है। ये क्या हो रहा है, दिस इज अ प्री डिटरमाइंड नोशन। ये क्या हमेशा सच होते हैं स्टीरियोटाइप, नहीं। लेकिन जब वही स्टीरियोटाइप आपके एक्शन पार्ट में दिखने लग जाए, अभी आप सिर्फ सोच रहे थे गर्ल इज अ लायबिलिटी, बट नाउ अब आप उसको एक्शन पार्ट में ले आए हो, भाई ये मान के चल रहे हो लायबिलिटी, तो अब आप उसके साथ क्या कर रहे हो, एक्शन पार्ट में ले आए, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। अब आप क्या शुरू कर चुके हो, भेदभाव शुरू कर चुके हो। सोचना प्लस बाद में उसको आपके एक्शन पार्ट में ले आना, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। सो आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि मतलब किसको रोकने की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात करता है। लेकिन किन ग्राउंड्स पे, सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, बोलो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब ये जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट सारे फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं क्या, नहीं, कुछ फॉरेनर्स को मिले और कुछ सिर्फ और सिर्फ किसको मिले हुए हैं, सिटीजन को। सो आर्टिकल 14 इज वन ऑफ देम, इट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन। अच्छा, आर्टिकल 14 किस किस को मिला हुआ था, बोथ टू सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर, मतलब इट इज अवेलेबल टू पर्सन। आर्टिकल 14 किसको मिला हुआ था, पर्सन्स को, इट इंक्लूड्स बोथ सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर। लेकिन आर्टिकल 15 सिर्फ और सिर्फ किसको मिला हुआ है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो आप किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किन ग्राउंड्स पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम है, रेस मतलब ये नहीं कि बोले नॉर्थ ईस्टर्न है तो बोले मंगोलॉइड्स का, मंगोल का बच्चा है तो उसको नहीं देंगे, ये ऐसा नहीं कर सकते आप। या बोलो कि द्रविडियन है या आर्यन है, इस बेसिस पे आप नहीं कर सकते। रेस, कास्ट के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सेक्स मतलब मेल है फीमेल है ना, दो वर्ड होते हैं, एक जेंडर और एक होता है सेक्स, डिफरेंस पता है ना, बस। और लास्ट क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, कि ऐसा नहीं कि बोले मध्य प्रदेश में पैदा हुआ इसलिए उसको डिस्क्रिमिनेट कर दें, या वो आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ इसलिए उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दें। सो प्लेस ऑफ बर्थ पे भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है। लास्ट वर्ड और भी लिखा रहता है एनी ऑफ देम, कि इनमें से अगर कोई भी ग्राउंड है तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। एंड दिस राइट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया। लेकिन देखना यहां पर ग्राउंड्स मेंशन है कि इन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई और ग्राउंड है तो फिर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन कॉम्बैट ऑपरेशन, क्या वो लड़ाई कुश्ती उश्ती कर सकती है, आंसर इज नो। तो यहां पर कौन सा ग्राउंड है, देखो आपने भेदभाव किया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, लेकिन सेक्स के साथ वहां पर एक और ग्राउंड है, दैट इज मेडिकल ग्राउंड बोल सकते हैं, इसलिए उनके साथ अब क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर कोई और ग्राउंड अवेलेबल है देन डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड ऑल्सो। फॉर एग्जांपल वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन कॉम्बैट ऑपरेशन, बोलते ना सीडीएस के थ्रू जाते हैं तो क्या वुमेन्स हर जगह जा सकती हैं, नहीं, वो सिर्फ ट्रेनिंग एकेडमी में जा सकती हैं, वो हाँ एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में नहीं जा सकती है। व्हाई, बिकॉज अलोंग विद द सेक्स वन अदर ग्राउंड इज ऑल्सो अवेलेबल, दैट इज मेडिकल कंडीशंस। ध्यान रहेगा। सो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अगेन हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड इन नेचर, दे आर विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। जरूरी नहीं है, आजकल तो एयरफोर्स पायलट भी बनाना शुरू कर दिया है। हाँ, तो देख लेना उसको, मूवी को, गुंजन सक्सेना को। वो मूवी में कौन है हीरो, सोनम कपूर हीरोइन है। तो बस फिर वो मूवी फ्लॉप होगी, आई एम श्योर। ठीक है, हाँ, तो मैंने तो नाम ही नहीं सुना, आज पहली बार सुना आपके मुंह से। ठीक है, चलो, तो यहां पर मैंने लिखा भी हुआ, इफ एनी अदर ग्राउंड इज अवेलेबल देन डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। समझ में आया? अभी आगे सुनो, यहां पर लिखा हुआ है, देखो अब हम बार बार हर वर्ड को नहीं समझेंगे। स्टेट का मतलब क्या है, यू ऑलरेडी नो, है ना, स्टेट की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी आर्टिकल नंबर 12 में देख ली थी।
अब यहां पर हमने देखा कि सेक्स के साथ अगर कोई और ग्राउंड है तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पर कास्ट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। बोलते हैं रिजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन में सब लोग क्या बोलते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि एक तबका पिछड़ गया, वो बैकवर्ड है, तो उनको ऊपर लाने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ध्यान रहेगा, कई जगह प्लेस ऑफ बर्थ के कारण भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे गुरखा रेजिमेंट, इंडियन आर्मी में गुरखा रेजिमेंट्स में मोस्टली किसको लेते हैं वो लोग, गुरखास को। उनको कहां लगाते हैं, माउंटेनियस एरिया में। फॉर एग्जांपल आप लेह लद्दाख में, हमारी बहुत बड़ी बॉर्डर है विद पाकिस्तान एंड चाइना, अगर आप सोचो कि वहां पर हम मध्य प्रदेश के लोगों को भेजेंगे तो क्या वो इतनी ठंड सह पाएंगे ठंड में, लेकिन अगर वहीं के लड़के को रख लोगे तो वो तो ये ठंड हर साल सहता हुआ है, उसका डीएनए ही कुछ वैसा है कि उसके लिए वो ठंड तो एकदम नॉर्मल है। या आप बेचारे लद्दाख वाले को बोलो अब तू चाह के राजस्थान में डिप्लॉय हो जा, वो -50 में रहता, आप उसको +50 में भेज दो तो शायद वो इतना अच्छा वर्क कर पाएगा। तो कई जगह डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि कोई ना कोई और ग्राउंड अवेलेबल होता है। समझ में आ गया, इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन्स के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजन करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। बोलते हैं ना वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन कर दो। वाई रिजर्वेशन फॉर वुमेन, क्योंकि माना जाता है दैट वुमेन्स आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड मतलब कि अगर पार्लियामेंट में देखोगे ज्यादातर मेल है, तो बोले फीमेल को भी लेकर के आओ। बोलने के लिए तो रहता है, बोले रिजर्वेशन कर दिया, पार्षद की सीट इसके लिए कर दी, मेयर की सीट इसके लिए कर दी, कर तो दी, लेकिन वो भाभी को तो खड़ा कर दिया, लेकिन भैया उसके भी सर पे खड़ा रहता है। यही बोल सकते हैं। बनने के लिए तो बोले कौन है आपके यहाँ मेयर, बोले हमारे यहाँ तो बोले महापौर, महिला महापौर है, लेकिन जहां भी वो जाएगी साथ में उसके भैया भी साथ आ जाएंगे और वो भाभी उसके नीचे ही रहेगी हमेशा। अपने भी भैया, हाँ उनके पति। समझ में आ गया। और यही रहता है। और इवन आप लोग ये भी देखोगे कि हर लीडर, हर महिला सुषमा स्वराज नहीं बन जाती है, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही बन पाती है, राइट। सो सिर्फ रिजर्वेशन देने से प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो पा रही है क्या? जब तक वुमेन का खुद का एम्पावरमेंट नहीं होगा तो रिजर्वेशन से भी काम नहीं बन पा रहा है उनका, तो ध्यान रहेगा। अब कुछ स्पेशल केसेस है वेयर स्टेट इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग, तो क्या करने से उनको नहीं रोका है? क्या लिखा हुआ है? स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब देखना है यहाँ पर वर्ड पे ध्यान देना है। क्या लिखा हुआ है? सोशली एंड, यहां पर ये गलत लिखा हुआ मैंने, यहां पर आएगा एजुकेशनली। क्या आएगा? एजुकेशनली। देखो हमारे यहां पर रिजर्वेशन दिया है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन बट ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली। बोलते हैं कि वो कैसे हैं, वो समाज के पिछड़े लोग हैं। ये बोलते हैं कि वो गरीब है। रिजर्वेशन गरीबी के तौर पे किसी को भी मिलता है क्या? नहीं। अगर ब्राह्मण का बच्चा भले ही गरीब है, वो नहीं पढ़ पा रहा, पर उसको रिजर्वेशन मिलेगा क्या? नहीं, बिकॉज रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए, तभी उसको क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा। हाँ, अभी ईडब्ल्यूएस मिल गया है तो अब बोल सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी मिलने लग गया 10% रिजर्वेशन, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशंस अटैच्ड हैं जिससे आधे से ज्यादा डिजर्विंग सच में बाहर हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एज वेल एज चिल्ड्रन। ये मैंने बता दिया ऑलरेडी क्यों ऐसा करते हैं। दिस इज काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। सो रिजर्वेशन भी जस्टिफाई होता है थ्रू आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इनके बेसिस पे नहीं करोगे, बट इफ एनी अदर ग्राउंड इज अवेलेबल देन डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो अलाउड, है ना। आर्टिकल 15 खत्म हुआ। अब कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर 16। इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब जॉब्स देती है तब वहां पर सबको क्या होना चाहिए? इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ व्हाट? अपॉर्चुनिटीज। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये नहीं है कि सबको जॉब दे देंगे, सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल आईएएस का एग्जाम है, आप सब फॉर्म भर रहे हो, दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें मेरिट को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज किया है क्या? नहीं किया है, लेकिन आगे करेंगे, अभी देखते चलो। अभी मेरिट को कॉम्प्रोमाइज किया इस समय, राइट नाउ मेरिट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है इट इज अटैच्ड विद सब क्लॉज, और सब क्लॉज जो रहता है वो ओरिजिनल आर्टिकल का पूरा मीनिंग ही क्या खत्म कर देगा? अभी देखते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब ये राइट भी किसको मिला है? सिटीजन्स, क्योंकि मैंने सिटीजन्स को ब्रैकेट में भी डाला हुआ है। सो नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, सिर्फ और सिर्फ किन ग्राउंड्स पे? तो देखो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इज डिस्क्रिमिनेटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब देखना यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ दीज इज अ फंडामेंटल राइट। उसमें एक ऑप्शन में लिखा था राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो क्या राइट टू एम्प्लॉयमेंट फंडामेंटल राइट है? आंसर इज नो। राइट टू एम्प्लॉयमेंट कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर राइट टू एम्प्लॉयमेंट फंडामेंटल राइट होता तो फिर तो गवर्नमेंट को सबको जॉब देना ही पड़ती,
मैंडेटरीली। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये चीज ध्यान रखोगे हमेशा। सर यहाँ पे कलर नहीं लिखा हुआ है ऐसे। कलर लिखा हुआ है क्या, रेस का मतलब वही है, रेस का मतलब होता है कि आप फॉर एग्जांपल नेग्रिटो भी एक रेस है ना, इंडो ऑस्ट्रियाइट्स, हाँ मोंगोलाइट्स है ना, इंडो अफ्रीकन, तो ये क्या है, रेस है, रेस से ही तो कलर डिपेंड करता है। अगर कोई मोंगोलाइट से तो गोरा है, हम लोग आर्यंस हैं तो वी आर कलर्ड, नॉट ब्लैक नॉट व्हाइट, वी आर कलर्ड पीपल है ना। हाँ ब्राउन्स भी नहीं है, ठीक है, कलर्ड बोलते हैं, ध्यान रहेगा ये। सो क्या है, एम्प्लॉयमेंट में आप किसी को भी अपॉर्चुनिटीज दोगे तो इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। और ये राइट्स किसको मिले हुए हैं, सिटीजन को। ऑल सिटीजन मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। स्टेट का डेफिनेशन अगेन आप लोगों को पता है, वो कहां पर दी हुई है, आर्टिकल नंबर 12 में, इजी था ये। अब यहां पर भी अगेन कुछ स्पेशल केसेस है कि सबसे पहले तो वी हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अगेन विद सम कंडीशंस अटैच। सो स्टेट इज नॉट प्रोहिबिटेड, अब रोका नहीं गया किस चीज के लिए, स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन और प्रमोशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। और बैकवर्ड का मतलब अगेन क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली, नॉट इकोनॉमिकली, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट अगर स्पेशल प्रोविजंस बनाता है तो वो बना सकता है। सो रिजर्वेशन जस्टिफाई किया इसने, यस। दूसरा क्या लिखा है, स्टेट कैन नॉट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ देयर ऑफिशियल फ्रॉम द सेम रिलीजन। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, राजा तो मर गए लेकिन अब वो मंदिर किसकी प्रॉपर्टी है, तो बोले दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट, स्टेट की प्रॉपर्टी बन गया। तो अगर उस मंदिर में अगर मैं आर्टिकल 16 लगाऊं तो ये क्या बोलता है, जल्दी से बताओ, आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो मंदिर में अगर उसका बड़ा पुजारी बनाना तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पद है। तो अगर आप वहां पर रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे तो फिर क्या मुस्लिम को बना दोगे उसका हेड तिरुपति बालाजी के मंदिर का, अगेन आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई रिलीजन है और अगर उसका हेड उसी रिलीजन से बनता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का है कि हम किसको अपना हेड बनाएंगे। ध्यान रहेगा, भले ही वो मंदिर किसकी प्रॉपर्टी है, स्टेट की, लेकिन वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगा क्योंकि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का हेड उसी रिलीजन को बिलोंग करेगा, बोल सकते हैं ना। अदरवाइज ऐसे तो क्या होगा बताओ, यूपी में योगी जी क्या बोलेंगे, अब से सारे मदरसाओं के हेड कौन है, पंडित, हो जाएगा ये, फिर तो हो गया, समझ गए। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे होगा, इवन जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पहले तो वो किसके लिए ओपन था, ओनली फॉर मुस्लिम्स, है ना, जैन्स के से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, सो उनके हेड कौन होंगे, आज भी वो उनको ही चुनने देते हैं। हमारे यहाँ पे मंदिरों में, हाँ पढ़ाते क्या है वो, आजकल तो सभी पढ़ाते हैं, इट्स अ मॉडर्न यूनिवर्सिटी, उनका भी सिलेबस होते होंगे, बिल्कुल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाई थी मॉडर्न हिस्ट्री में, आप उनके बारे में पढ़ोगे, क्या नाम था उनका, सैयद अहमद। तो उन्होंने क्या किया था, वो मॉडर्निटी की तरफ तो ले जाना चाहते थे मुस्लिम्स को, वो यही बोलते थे अब हम ब्रिटिश कल्चर भी पढ़ाएंगे, राइट, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था उन्होंने, तो वो तो मॉडर्न यूनिवर्सिटी टाइप है। तो ये समझ में आया, स्पेशल केसेस समझ में आया, जब जब डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, एक तो क्या कर सकते हो आप, बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या कर सकते हो, स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया। अब देखना, इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस केस आया, क्या नाम था उसका, इंदिरा साहनी, क्योंकि मैंने बताया कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे इंक्लूडिंग जैन्स एंड मुस्लिम्स। अब वहां पर क्या हुआ भाई, उन लोगों ने बोला कि हम दूसरे रिलीजन के लोगों को एंट्री नहीं देंगे, लेकिन अगेन वो प्रॉपर्टी अब किसकी है, स्टेट की है। तो उससे बहुत फेमस एक केस आया जिसको क्या बोलते हैं, इंदिरा साहनी केस। केस किसके पास आया, सुप्रीम कोर्ट के पास। केस इज रिलेटेड विद द आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखना, आर्टिकल 16 में हमने एक एक्सेप्शन देखा जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल 4, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4, मतलब क्या, आर्टिकल 16 का फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस which in the opinion of states are not adequately represented। अब देखना, रिजर्वेशन के प्रोविजंस तो बनाना है किनके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, लेकिन हु इज एन बैकवर्ड, बैकवर्ड कौन है, इसकी डेफिनेशन कौन देगा, तो इसमें लिखा हुआ है इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो बैकवर्ड कौन है, देखो बैकवर्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं, कई तरीके की बैकवर्डनेस हो सकती है, लेकिन स्टेट की ओपिनियन में वो क्या एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, इसलिए उनके लिए क्या बनाए जा रहे हैं, बोलो, रिजर्वेशन के प्रोविजन है। फॉर एग्जांपल स्टेट को लगता है कि भाई SC ST क्या है, प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड नहीं है, बैंक की जॉब में बोले वो नहीं दिखाई देते, तो उनके लिए क्या बनाना है, रिजर्वेशंस बनाना है। तो इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, प्रॉपर तरीके से एक जजमेंट दिया, और किस केस में दिया, इंदिरा साहनी। इस जजमेंट को देखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली,
कि देखना ये बैकवर्ड का मतलब क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट के ऊपर कोई ऐसी रोक टोक नहीं है, स्टेट चाहे तो बता सकता है कि ये बैकवर्ड है और ये और ज्यादा बैकवर्ड है। फॉर एग्जांपल ओबीसी, सबने सुना, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसेप्ट या स्टेट ने एक कंसेप्ट और निकाला, वो बैकवर्ड को भी दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक मोर बैकवर्ड और एक लेस बैकवर्ड। लेस बैकवर्ड कौन है? जो क्रीमी लेयर में आते हैं। बोले जिनकी सैलरी वैलरी अच्छी तो वो कैसे हैं? लेस बैकवर्ड है। और जिनकी क्रीमी लेयर में नहीं आते वो क्या है? मोर बैकवर्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में क्या बोला कि ऐसा कोई, देखो जब ओबीसी के लिए स्टेट ने मतलब गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाया कि भाई दे आर मोर बैकवर्ड, दे आर लेस बैकवर्ड, तो अगेन ये क्वेश्चन करा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि आप किसी को बोलो ये ज्यादा बैकवर्ड है, कम बैकवर्ड है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस। तो देयर इज नो बार ऑन द स्टेट क्लासिफाइंग सिटीजंस एज बैकवर्ड और लेस बैकवर्ड। तो यही इंदिरा साहनी केस में उसने बताया। अब उन्होंने आगे भी बात करी, रिजर्वेशन के बारे में भी बात करी। इंदिरा साहनी केस को फेमसली हम किस नाम से जानते हैं? मंडल कमीशन केस से जानते हैं। मंडल कमीशन सेकेंड बार आया था, मोरारजी देसाई की सरकार में बिठाया गया था कमीशन, ये देखने के लिए कि क्या ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाया जा सकता है। उस समय सरकार किसकी हुआ करती थी? मोरारजी देसाई की। मंडल कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन मोरारजी देसाई ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया था। आने वाली सरकार में जिनका नाम था वीपी सिंह, उन्होंने इसको क्या किया? इंप्लीमेंट भी किया। तो देख लेते हैं इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप रिजर्वेशन दो, लेकिन रिजर्वेशन किसको क्रॉस नहीं करना चाहिए? इट शुड नॉट क्रॉस 50%। जितना रिजर्वेशन देना है दो, जितना बैकवर्ड कैटेगराइज करना है करो, लेकिन टोटल सीट्स में से 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अब लेकिन उसमें भी क्या बोल दिया? एक्सेप्ट, अपवाद दे दिया, इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है तब रिजर्वेशन 50% को क्रॉस कर सकता है। जैसे अभी की अगर मैं बात करूं, 50% रिजर्वेशन तो था ही भारत में, ईडब्ल्यूएस के लिए आ गया प्लस 10% हो गया। तो अब उसने किस केस को वायलेट कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के, इंदिरा गांधी, क्योंकि 50 पहले से था, प्लस कितना आ गया अब? तो अब रिजर्वेशन नॉर्मली कितना हो गया है? 60%। तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की गाइडलाइंस को तो क्या कर दिया? पार्लियामेंट ने वायलेट कर दिया। प्लस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ 70% से भी ज्यादा रिजर्वेशन है। कुछ कुछ केसेस में 84% तक रिजर्वेशन है, समझ रहे हो? तो 50% की लिमिट को इन्होंने फॉलो करके रखा है क्या? नॉट नेसेसरली। तो फिर जनरल क्लास का वायलेशन होगा। बिल्कुल हो रहा है, इवन इंदिरा साहनी केस का भी वायलेशन हो रहा है। लेकिन अगेन दिस मैटर इज डिबेटेबल। जैसे हरियाणा में क्या चला था? जाट एजिटेशन चला था। जाट एजिटेशन इज फॉर रिजर्वेशंस। उन्होंने क्या बोला था? भाई हमको भी क्या दे दो? रिजर्वेशन। मणिपुर वॉयलेंस भी कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है? रिजर्वेशन से। अब देखना, जाट एजिटेशन में दो चीजें हुई। जाट लोगों ने ग्रुप बनाए और ग्रुप बना के उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला अब हम पीसफुल धरना नहीं देंगे, गांधी वाली मांगे बोले पूरी नहीं होती, पीसफुल धरना दो तो भूख हड़ताल करके मर जाओ लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बोला रोड ब्लॉकेज करो, रेल ट्रैक को ब्लॉकेज करो, सब पूरी अर्थव्यवस्था को क्या कर दो? कट ऑफ कर दो, जाने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। आगजनी, चक्का जाम, ये शुरू किया उन्होंने। अब स्टेट के सामने दो सिचुएशन आई कि अगर उनको रिजर्वेशन दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट ने चक्का जाम, रोड ब्लॉकेज के लिए और लोगों को भी बोला कि अब तुम भी करो और तुम भी क्या लेके जाओ? रिजर्वेशन। नहीं दिया तो वो रोड जाम खोलेंगे नहीं। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अगेन हमारे यहाँ पर क्या चलती है? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में कौन वर्क करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव तो क्या लड़ते हैं? चुनाव। तो क्या वो अपनी जनता को नाराज करेंगे? नहीं। तो उनकी मांगों को क्या करा? फुलफिल कर दिया। ध्यान रहेगा। तो ये होता है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। और आप लोग यहाँ पर देख रहे हो 50% की लिमिट किसने लगाई है? इंदिरा साहनी, जिसको फेमसली हम क्या बोलते हैं? मंडल कमीशन केस। ध्यान रहेगा। हाँ बिल्कुल मिल गया। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्होंने एकजुट होकर, यूनाइटेड होकर क्या किया? एजिटेशन, मूवमेंट किया उन लोगों ने और चलाया। अब वो जैसे भी किया, अब रिजर्वेशन की एक क्वालिटी और भी रहती है कि जो ये 50% थे, क्या आप उनको इसमें एडजस्ट कर सकते हो? इसमें करोगे तो ये लोग वाले क्या करेंगे? एजिटेशन, कि हमारा अधिकार उनको कैसे दिया, बोल सकते हैं। तो अब ये सारा रिजर्वेशन जाएगा कहां से? जो बचा हुआ 40% है, भाई 60 तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बचा कितना है? 40%। 40 में से उनको भी कुछ दे दिया, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि देखना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कौन से केस में? इंदिरा साहनी में। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, देखो पहले हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में एक और चीज बोली थी कि स्टेट के ऊपर है, वो किसी को बैकवर्ड बोल सकता है, मोर बैकवर्ड बोल सकता है, लेस बैकवर्ड बोल सकता है, कोई स्टेट के ऊपर रोक टोक नहीं। देयर इज नो बार ऑन द स्टेट क्लासिफाइंग पीपल एज बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड, है ना, या लेस बैकवर्ड। बिल्कुल रिजर्वेशन मिलती है इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। अब आगे देखो,
अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली कि जो एडवांस सेक्शन है किसमें, ओबीसी। ओबीसी कितना है पॉपुलेशन का, 52%। 52% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड एज ओबीसी। अब समझ रहे हो 52% तो देश के लोग क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसमें जो एडवांस सेक्शन है, जिसको उसने क्या बोला, क्रीमी लेयर, जिनकी इनकम वगैरह अच्छा है, उनको क्या कर देना, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। ध्यान रहेगा। अब रिजर्वेशन में कुछ और चीजें भी सामने आती हैं, जैसे ये जो 10% रिजर्वेशन दिया, ये किसको लिया, देखो सोशली और एजुकेशनली तो था, अब ये किसके बेसिस पे दिया, इकोनॉमिकली, अर्थव्यवस्था। बोले गरीब है इसलिए इनको किसकी जरूरत है, रिजर्वेशन। लेकिन यहां पर स्टेट का एक चेहरा और देखने को मिलता है। आप एमपीपीएससी का फॉर्म भरो, व्यापम का फॉर्म भरो, बैंक का फॉर्म भरो, एससी एसटी से तो ये नहीं ले सकते पैसा, क्योंकि उनके लिए तो ऑलरेडी चल रहा है, उनके लिए फीस 100 रुपए, बाकी जनरल वाला कितने भरेगा, 1000 रुपए। जनरल वाला तो 1000 भर रहा है, लेकिन ये बेचारे तो गरीब थे, तो फिर इनसे 1000 के रुपए क्यों लिए जा रहे हैं। लेकिन इस पे स्टेट कुछ नहीं बोलता, क्योंकि यहां से स्टेट को क्या मिलता है, पैसा। सो रेवेन्यू जनरेशन भी हो रहा है साथ साथ, समझ में आ रहा है। रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन पैसे की फॉर्म की फीस कम करी क्या, नहीं करी। तो ये चीज भी, दूसरी चीज ये भी क्रिटिसाइज करते हैं, यूपीएससी का फॉर्म भरते हो, यूपीएससी में बड़ा अच्छा सिस्टम चलता है, एससी एसटी और लड़कियों के लिए फॉर्म फ्री, लड़कों के लिए फॉर्म 100 रुपए, दैट इज ओके ऑल्सो, कि जो नॉन सीरियस है जबरदस्ती नहीं कि वो सब फॉर्म भर दें। 100 रुपए फीस एक रीजनेबल फीस है। लेकिन बैंकों की फीस देखो, 1-1 हज़ार के फॉर्म, पीएससी की फीस देखो, परीक्षा लेंगे नहीं और फीस कितनी लगवाएंगे बच्चों से, तो 50 सीट निकालेंगे और 5 लाख फॉर्म भरवा लेंगे, और सबसे 1000-1000 रुपए लेके कितना बड़ा अमाउंट इन्होंने जमा कर लिया, समझ रहे हो। हाँ, उन जो 50 अधिकारियों की उनके रिटायरमेंट तक की सैलरी तो एक वैकेंसी से निकाल लेते हैं, ये बोल सकते हैं। सो ये बिजनेस जो चल रहा है ना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस आई है क्या, नहीं आई है। तो इंदिरा साहनी केस के 2 चीजें आपको समझ में आई। फिर आगे भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो, रिजर्वेशन शुड बी लिमिटेड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट ओनली। किसी को बैंक मैनेजर या ऑफिसर बनाना पीओ के लिए, बोले बस पीओ बना दो, उसके बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन मत देना। तो इंदिरा साहनी में आगे क्या बोला, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इज कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट्स ओनली। अभी पार्लियामेंट इन सबको चेंज करेगी, क्योंकि पार्लियामेंट क्या, लोग इससे भड़क गए होंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। सो पार्लियामेंट इन सबको चेंज करेगी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अभी आगे देखेंगे अपन। नेक्स्ट उसने बोला कि भाई क्या हो, फॉर एग्जाम्पल कोई सीट आई, 100 सीट्स थी, सीट भरी नहीं पाई, कुछ सीटें बच गई, है ना। अब जो सीटें बच गई वो अगले साल में जुड़ जाएंगी। मान लो हर साल कितनी सीट्स आती हैं जॉब के लिए, 100, लेकिन इस बार केवल कितनी सीट्स फिल हो पाई, 80। अब जो बच गई कितनी सीट्स, 20। तो अगले साल जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें 100 तो रहेगी, प्लस कितनी रहेगी, 20 सीट्स। तो टोटल सीट्स कितनी निकलना है, 120। तो ये जो 20 सीटें थी ये क्या हो गई, कैरी फॉरवर्ड। ये क्या हो गई, कैरी फॉरवर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कैरी फॉरवर्ड रूल तो एप्लीकेबल है, उसमें भी रिजर्वेशन लगाना, लेकिन अगेन रिजर्वेशन को क्या मत क्रॉस करना, 50% का रूल ध्यान रखना। यही बोला सुप्रीम कोर्ट ने। सो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला, पहले एक बार रिवाइज करो। उन्होंने क्या बोला, टोटल रिजर्वेशन को किससे ज्यादा मत जाने देना, 50% से नॉर्मल कंडीशंस में। दूसरा क्या बोला, एडवांस सेक्शन क्रीमी लेयर को क्या करना, एक्सक्लूड कर देना। तीसरा क्या बोला, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। चौथा क्या बोला, कैरी फॉरवर्ड रूल इज एप्लीकेबल बट अगेन सब्जेक्टेड टू 50% रूल। अब ये चीजों को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। सो पार्लियामेंट ब्रॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रू 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995। पार्लियामेंट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट अलाउड रिजर्वेशन इन प्रमोशन। पार्लियामेंट बोला नहीं, हम प्रमोशन में भी क्या देंगे, अब रिजर्वेशन देंगे। ध्यान रहेगा। सो क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउड है, आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट ने क्या किया, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको अलाउ कर दिया। फिर एक और लाया, हाँ, इसमें कितना परसेंट, जितना देना है प्रमोशन में, कोई उसमें कैप वगैरह नहीं, क्योंकि उन्होंने तो क्या बोला, प्रमोशन में सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई गाइडलाइन दी नहीं थी, उसने तो बोला क्या प्रमोशन में दो ही मत, लेकिन इन्होंने क्या बोला, देंगे। अब कितना देंगे, नोबडी नोज। ये जिसके फादर मदर होते हैं उनको पता रहता है। जनरली जैसे मेरी मम्मी की बात कर रहा हूँ, 35 ईयर्स हो गए, उनको इस बार गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल रिवॉर्ड मिला बिकॉज शी हैज कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ सर्विस। हाँ, लेकिन मेरी मम्मी क्या थी, शी बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी। तो 35 सालों में एक भी प्रमोशन ना मिलना, अपने आप में समझ जाओ बाप, कितने साल हो गए, 35 साल, एंड नॉट अ सिंगल प्रमोशन। जिस पोस्ट पे थी आज भी उसी पोस्ट पे है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, उनके जूनियर भी उनके ऊपर चले जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, आप सब लोग देखते हो डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला, क्या नाम था उसका, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसने क्या बोला, कैरी फॉरवर्ड रूल में भी हम क्या करेंगे, 50% की कैप को ब्रीच करेंगे, दैट इज ऑल्सो अलाउड। ध्यान रहेगा, इजी है।
किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? 50% रूल ये था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए, मगर वो चला गया है क्योंकि पार्लियामेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया है। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 17। ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स क्या है? क्वालिफाइड विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बोल सकते हैं, लेकिन एक ऐसा फंडामेंटल राइट है, एक ऐसा आर्टिकल है जो क्या है, बिल्कुल एब्सोल्यूट, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी कुछ नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। दैट इज आर्टिकल नंबर 17। किसके बारे में बात करता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को क्या करता है? ये एबॉलिश करता है। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी को पता है क्या होता है? गलत। आगे गलत। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को डिसाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि बर्थ के बेसिस पे डिसाइड कर देना कि ये आदमी आगे चल के ये बनेगा, और अगर आप ये सोच को रखते हो दैट इज अ काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी। सो कोई भी चीज बर्थ के बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। सो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज इन एनी फॉर्म इज फोरबिडन। इस पे क्या है, किसी भी फॉर्म में उसको क्या करना है? रोकथाम करना है। अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। अनटचेबिलिटी क्या है? अपराध है, और उसके लिए आपको क्या मिलेगी? सजा। किसके अकॉर्डिंग? लॉ। लेकिन लॉ बताया क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने? नहीं। अगेन लॉ विल बी फॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट, है ना। सो पार्लियामेंट ने बनाया क्या? हाँ बनाया। कौन सा बनाया? अश्वदीप बता सकता है। एट्रोसिटीज एक्ट बनाया। हाँ, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1955, और एट्रोसिटीज एक्ट बनाया। ध्यान रहेगा। और ये जो फंडामेंटल राइट है ये कैसा है? एब्सोल्यूट, मतलब यहां पर कोई भी अपवाद या एक्सेप्शन नहीं है। इजी है ना। अब ध्यान रखना, यहां पर मैंने एक चीज दिखी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी बताया कि अनटचेबिलिटी होती क्या है? व्हाट इज दिस अनटचेबिलिटी? अब अनटचेबिलिटी तो इसने लिख दिया एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, लेकिन अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है? नहीं। ये कौन बताएगा? सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955, क्योंकि वो कौन बता रहा है? लॉ। और लॉ किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया, है ना। डिफाइंस द, तो देखना यहाँ पे लिखा भी हो मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नोवेयर डिफाइंस द एक्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, नाइदर इट प्रिस्क्राइब पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट भी कौन ने बताई है? लॉ ने बताई है, पार्लियामेंट ने। सो कॉन्स्टिट्यूशन में पनिशमेंट दी हुई है, क्या वो अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन बताता है? नहीं बताता है। वो बस क्या बोलता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी अपने आप में इतना ब्रॉड वर्ड है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। एक बार जाके सर्च करना है, स्पेशली कौन से हाई कोर्ट ने? कर्नाटका हाई कोर्ट ने। ठीक है, वो आप घर पे जाके देख लेना। आर्टिकल सबसे पहले हमने आज कौन सा किया? 15, क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अच्छा एक बार पूरे बोलोगे कि 12 से लेके 18 तक आ चुके अपन। 12 कौन सा था? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13, हाँ, एनी लॉ दैट ट्राइज टू टेक अवे और एब्रिजेस फंडामेंटल राइट शैल बी नल एंड वॉइड। 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, या फिर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और 18 क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल। अब देखना, जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय बहुत सारे टाइटल्स चलते थे, राजाधि धीराज, महाराजा, ऐसे चलते थे, दद्दू पद्दू, ये सब चलते थे। ये क्या थे? काइंड ऑफ टाइटल्स। लोग अपने आप को, सुनो, लोग अपने नाम के आगे क्या लगा के चलते थे? टाइटल्स लगा के चलते थे। तो माना गया भाई स्टेट क्या लाना चाहता है? सबको इक्वलिटी लाना चाहता है, लेकिन टाइटल्स जो है अपने आप में क्या लाते हैं? इनइक्वालिटी, सेंस ऑफ इनइक्वालिटी। जरूरी नहीं है इनइक्वालिटी, लेकिन वो क्या लेकर आते हैं? सेंस ऑफ इनइक्वालिटी लाते हैं। बोले भाई ये कौन है? बोले राजकुमारी अमृत कौर, है ना, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी। जब बात आई आर्टिकल 18 की, दैट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, की जितने टाइटल्स मिले हुए इनको क्या कर देंगे? एबॉलिश। तो राजकुमारी अमृत कौर, जिसको हमेशा बोलते थे राजकुमारी अमृत कौर, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि आज से मेरा नाम क्या है? अमृत कौर। राजकुमारी हटा दिया, क्योंकि हमने क्या किया? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो अब टाइटल्स को तो हटा दिया, लेकिन साथ में स्टेट को गाइडलाइंस भी मिली कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या वो प्राइवेट इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं, क्या वो कभी भी किसी को टाइटल देंगे? आंसर इज नो, क्योंकि हमने तो क्या कर दिया है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। हम सिर्फ सिटीजन्स को ही नहीं देंगे, बल्कि नॉन सिटीजन्स को भी कभी टाइटल्स नहीं देंगे। ध्यान रहेगा। हाउएवर, लेकिन ध्यान रखना, फिर ये क्या है? बोले शौर्य चक्र मिलते ना, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, तो ये भी तो क्या है? तो ये बोला
तो लेकिन आगे भी बोला कि इसका मतलब ये नहीं कि मेरिट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अवार्ड तो दे सकते हैं ना। तो बोला हाउएवर एकेडमिक एंड मिलिट्री डिस्टिंक्शंस आर एग्जेम्प्टेड। तो ये मिलिट्री डिस्टिंक्शंस को क्या करा, एग्जेम्प्टेड। तो बोलते ना अशोक चक्र से नवाजा गया, तो वो अपने नाम के आगे भी लगा लेते कई बार। तो इनको क्या किया है, एक्सेप्शंस में डाला गया है, क्योंकि उनकी ब्रेवरी को तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना। और वो भी क्या, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? डॉक्टर और कर्नल ये भी होता है क्या? जिसने पीएचडी की डिग्री लगाई है वो तो लगा सकता है ना, क्योंकि अगेन वो कौन सा है, दैट इज एन एकेडमिक डिस्टिंक्शन। भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर लगाएगा ना, पता कैसे चलेगा वो डॉक्टर है, ये इंजीनियर है तो पता कैसे चलेगा, जब वो लिखेगा कि इंजीनियर अपने नाम के आगे तभी तो पता चलेगा इंजीनियर है ना। अब क्या था एम उसका एबोलिशन ऑफ टाइटल का, इज टू प्रिवेंट क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल सोशल स्टेटस। ये क्या था, टाइटल से क्या बन रहा था, बस एक आर्टिफिशियल सोशल स्टेटस बन जाता था कि ओके बोले राजकुमारी अमृत कौर है, बोले हम कौन, बोले हम पंडित मदन मोहन मालवीय, बोले आप कौन, बोले हम ये हम वो, समझ में आ रहा है। तो बोले आर्टिफिशियली भी इनइक्वालिटी क्रिएट होना चाहिए क्या समाज में, बोले नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या लेके आए आर्टिकल 18, दैट इज एबोलिशन ऑफ टाइटल। अब आगे भी बोला गया, देखो स्टेट किसी को भी टाइटल प्रोवाइड करेगा क्या, यहां पे लिख रहा है स्टेट शेल नॉट कन्फर, वो किसी को भी टाइटल्स देगा नहीं, ना सिटीजन ना नॉन सिटीजन। आगे भी बोला कि स्टेट तो नहीं देगा, प्लस सिटीजन भी किसी और देश से भी टाइटल लेके आएंगे, बोला नहीं। सो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ध्यान रहेगा, ये कहा दिया आर्टिकल 18(2) में। ध्यान रहेगा कि कोई भी नागरिक, आप भारत के नागरिक हो, आपको विदेश से कोई टाइटल मिलता तो आप ले सकते हो, नहीं ले सकते। और अगर लेना है तो किसकी परमिशन लेना पड़ेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो परमिशन देंगे क्या इतनी आसानी से, नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या बोला है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आगे भी बोला कि मान लो कोई ऐसा फॉरेनर जो भारत में, ये कहा बोला 18(3) में, बोला कोई ऐसा फॉरेनर जो भारत में जॉब कर रहा है तो वो भी क्या कभी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल ले सकता है, नहीं। कब तक नहीं ले सकता, विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर मान लो कोई अमेरिकन भारत सरकार के अंदर काम कर रहा है तो क्या वो अमेरिकन सरकार से टाइटल ले सकता है, ले सकता है, लेकिन उसको किसकी परमिशन लेना पड़ेगी, प्रेसिडेंट। विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट वो टाइटल्स नहीं ले सकता, और टाइटल लेगा तो फिर उसको हम भारत से बाहर भेज देंगे, ध्यान रहेगा। लेकिन आगे सवाल आया कि बोले भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स ये क्या है, तो एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, बोले भारत रत्न और पद्म अवार्ड भी तो क्या है, इट्स लाइक टाइटल्स ओनली। बोले आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट था, आपने उसको बोला ये भारत रत्न अवार्ड नहीं बोलते ना। जैसे भारत रत्न कौन है, पंडित मदन मोहन मालवीय, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे 2 प्रधानमंत्री भी आए जिन्होंने अपने आप को ही भारत रत्न दे दिया, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी, उन्होंने खुद को ही दे दिया भारत रत्न। बोले हमको आगे तो कोई देगा नहीं, खुद ही दे देते। मोदी जी ने भी यही किया, अहमदाबाद में सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया मोटेरा, बाद में अमित शाह ने बोला छोड़ो उसका नाम आज से क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मोदी जी ने बोला मैंने नाम किया, बोले वो तो अमित शाह ने कर दिया। फिर उनने बोला चलो एक काम और, बोले अमित शाह बोले चलो ठीक है, तो बोले मैं अरुण जेटली के नाम पे भी एक स्टेडियम बनाता हूँ। ये क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे के नाम पर, ये बहुत गलत इंपैक्ट डालता है सोसाइटी पे, बोल सकते हैं, है ना। तो भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये क्या है, दे आर अवार्ड्स एंड नॉट टाइटल्स। तो इसको, लेकिन अवार्ड्स तो हैं, लेकिन आप इसको अपने नाम के आगे या पीछे मत लगाना। ऐसा नहीं बोलो कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, बोले ये गलत है, तो इसको नाम के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स मत करना, बोले आगे मत लगाना, नहीं पीछे भी मत लगाना, नहीं तो बोले जनता ऐसी, बोले सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, ये भारत रत्न। हाँ हाँ करा सकती, क्यों नहीं करा सकती। 3 मूर्ति भवन, पहले जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो वो कहाँ रहते थे, जिस ऑफिशियल मतलब ऑफिस में रहते थे, जिस घर में रहते थे, उसको बोलते थे 3 मूर्ति। जवाहरलाल नेहरू मर गए, उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री। अब वो जो 3 मूर्ति भवन था वो काफी बड़ा हुआ करता था, तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने कई लेटर्स लिखे किसको, लाल बहादुर शास्त्री को, कि बोले आप इस घर में क्यों रह रहे हो, बोले मेरे पिताजी से मिलने तो कई लोग आया करते थे, आपसे तो मिलने कोई आता ही नहीं है, इतने बड़े घर की जरूरत क्या है, उसको छोड़ के नेहरू मेमोरियल बना दो। क्या बना दो उसको, नेहरू जी की याद में उसको संग्रहालय मेमोरियल बना दो। बन गया था। सो 3 मूर्ति भवन क्या बन गया बाद में, नेहरू मेमोरियल, क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री मरे उसके बाद कौन बन गई, इंदिरा गांधी। उन्होंने बोला अब इसको क्या बना दूंगी मैं, नेहरू मेमोरियल। वो अभी तक नेहरू मेमोरियल था, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले मोदी जी ने क्या किया, उसको प्रधानमंत्री मेमोरियल बना दिया। क्या बना दिया, उसको नेहरू मेमोरियल से नाम बदल के क्या कर दिया, प्रधानमंत्री संग्रहालय। बोले सिर्फ वहां पे नेहरू जी की फोटो क्यों लगे, बाकी प्रधानमंत्रियों की भी लगाओ ना। तो ये क्या हुआ, अभी काफी डिबेट भी चल रहा है। और नाम बदलते हैं क्या, बिल्कुल बदलते हैं, बहुत सारी चीजों के नाम बदल दिए उन्होंने, बदले कि नहीं बदले वो तुम लोग भी देखते हो। तो नाम बदला जा सकता है, आंसर इज यस। शहरों के नाम बदल रहे हैं यार, है ना। अब इनके अगर राहुल गांधी वो बन गया पीएम तो फिर वो भी बदल सकते हैं, डेफिनेटली बदल सकते हैं। सारी स्कीमों का नाम पहले रहते थे राजीव गांधी है, राजीव गांधी वो,
ये लोग आ गए, अटल बिहारी वो, अटल बिहारी ये, पर ज़्यादातर बीजेपी में चलाते प्रधानमंत्री योजना, यही चलाते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना। पहले चलती थी बोले इंदिरा गांधी योजना, राजीव गांधी योजना, ये लोग क्या चलाते हैं, प्रधानमंत्री योजना। बोले पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम पसंद नहीं बीजेपी को, समझ में आ गया। फोटो तो लगाते हैं भाई, फोटो भी कई बार क्या क्रिएट करता है, बहुत र्यूमर्स क्रिएट करता है। जैसे स्कीम आती कोई भी, स्कीम को बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या बोलते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जैसे केंद्र ने कोई भी स्कीम चलाई, अब स्कीम कौन ने चलाई, केंद्र ने, वो किसको मदद करती है, स्टेट्स को, क्योंकि स्टेट्स के पास फंडिंग की कमी रहती है, तो सेंटर उनको क्या देता है, पैसा। यूजुअली होता है कि 60% पैसा कौन देता है, सेंटर, 40% पैसा कौन देता है, स्टेट, है ना। लेकिन जो भी स्कीम है उसमें 40% पैसा तो कौन मिला रहा है, स्टेट, एमपी यूपी मिला रहा है, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल मिला रहा है। और यहां पर पैसा कौन दे रहे हैं, अपने मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही बात पे अड़ गई कौन, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बोले ग्राम सड़क योजना कैसी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो बोले उस पर फोटो से मोदी जी का ही क्यों लगा के रखा है, बोले क्योंकि क्या पूरा पैसा 100% मोदी जी दे रहे हैं, नहीं। तो बोले जब 40% हमसे ले रहे हो तो हमारी छोटी फोटो सही, लेकिन बगल में लगाओ तो सही, और नहीं लगाओगे तो हम इस स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई जोर शोर रहता है क्या, नहीं। स्टेट चाहे तो इंप्लीमेंट करे, वो बोलते नहीं है हमारे पास 40% भी लगाने को। पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनके रेवेन्यू या फाइनेंशियल कंडीशन वीक रहती है, तो वहां पर क्या सेंटर कितना लगाती है, 90%। बोले तुम बच्चे हो तो तुम सिर्फ 10% ही लगा देना, ठीक है। ईजी है ये सारी चीजें, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या बोलते हैं स्पेशल स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगते हैं ना बहुत सारे स्टेट, जैसे बिहार मांग रहा, महाराष्ट्र मांग रहा है। वो क्यों मांग रहा है, ताकि हर स्कीम में सेंटर से कितना पैसा मिले उनको, 90%। तो क्या बिहार वीक है, नहीं, लेकिन वो क्या मांग रहा है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ताकि सेंटर से कितना पैसा ले सके, 90%। स्पेशल कैटेगरी तो मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। फाइनेंशियली भी वीक है, हर चीज़ में एकदम लास्ट में आता है ना। फिर भी हमको क्या है, हम लोग तो शान से कितना बोले भाई, किसी का पैसा खाते नहीं, हमको 40 दो, 40 हम खुद से मिलाएंगे। आर्टिकल का मतलब समझ में आया, आर्टिकल 18 का मीनिंग समझ में आया। आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। याद तो नहीं करना पड़ रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल राइट्स पे, फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे सॉल्व करो।